आपके इलाके में? बहुत ज्यादा मैम, हमारी तो छुट्टियां भी पड़ गई है। हाँ जी, हमारे तो यहाँ बहुत सारे 10-10 कपड़े पहने हुए हैं, तभी ठंड नहीं जा रही। मैं तो आज छुट्टी के दिन भी गई थी स्कूल कुछ बच्चों के साथ। हाँ जी, हम भी गए थे। छुट्टी तो आज नहीं थी हमारे यहाँ, हमारे 1 से होंगी ना जनवरी से। हमारे तो हो गई है 26 से, फिर भी घर में सर की नहीं हुई, नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा घर में क्या करो। ठीक है मैम, चलिए तो एंजॉय कीजिए छुट्टियाँ। जी जी सर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, समय हो गया। आप सभी को शुरू करिए। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस 570वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज शिक्षण कार्यशाला का द्वितीय चरण है। कल हमारे कुछ बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी थी और आज शिक्षण कार्यशाला का दूसरा चरण है, जिसमें हमारे नन्हे दोस्तों को पाठ्य पुस्तक की अपनी प्रिय पाठ का शिक्षण काम करना है। और कल भी हमारे दोस्तों ने इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। लेकिन जैसा कि कहा गया था, इस कार्यशाला में हमको अपना कहानी कविता प्रस्तुत नहीं करनी है, बल्कि उसको पढ़ाना है। और कैसे पढ़ाना है, पहले के कार्यशालाओं में भी बातचीत रही है। मैंने इंडिविजुअल जो मैसेज आप सबको भेजा है उसमें इसका सब विवरण दिया है। तो आपके इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच हैं श्री बनवारी लाल पारिक साहब, जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फतेहनगर, उदयपुर, राजस्थान में। और आप एक क्रिएटिव टीचर होने के नाते बाल साहित्यकार भी हैं। आपसे हमारा काफी पुराना, मतलब 2 दशकों का लगभग संपर्क रहा है और बाल साहित्य संगोष्ठियों में आप बहुत अच्छा संचालन भी करते रहे हैं। और तो मैं आज आपने बताया आपके यहाँ करीब 1200-1300 बच्चे आपके विद्यालय में और 57 टीचर आपके यहाँ कार्यरत हैं। और एक सरकारी स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की भागीदारी होना, तो यह अपने आप में एक अनोखा कार्य है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं बनवारी लाल पारिक साहब का। और आप स्वागत करता हूं रक्षिता गोस्वामी जी, जो कि हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। अध्यक्षता करेंगे जागृति बुटौला जी। और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त कक्षा 5 की ओजस्वी जी, जो कि गौरीगंज अमेठी से हमारे बीच हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उप निदेशक माननीय श्री आकाश आसो सर, श्री सुमित श्रीवास्तव जी, श्री सुश्री सूरी भारती जी, गंगा जी और प्रकाश पांडे जी, अन्य कई साथी, अभिभावक, साहित्यकार और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और हमारा कल 2 दिन ब्रेक रहेगा, फिर उसके अगली घोषणा की जाएगी, क्योंकि 1 तारीख से खटीमा में कार्यक्रम है। फिलहाल कल और परसों 2 दिन ब्रेक रहेगा, हो सकता है अगले तीसरा दिन 1 तारीख भी ब्रेक रहे। तो मैं आप सबका स्वागत करते, हार्दिक अभिनंदन करते, आप सबकी इजाजत से आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। मैं मंच सौंपता हूं ओजस्वी जी को। ओजस्वी जुड़ चुकी हैं। ओजस्वी जी, आपका स्वागत है। जी ओजस्वी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। यस्य देवे परा भक्ति अर्था देवे तथा गुरु, अर्थात जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए होती है, वैसे ही गुरु के लिए भी, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार ही संभव है। सर्वप्रथम मैं इस सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। आज बाल प्रहरी का 570वें ऑनलाइन कार्यशाला शिक्षक कार्यशाला में आज हम सभी एक साथ एकत्रित हुए हैं। गुरु में है मधुरता, गुरु में निश्चलता, गुरु का आशीर्वाद हो तो पक्की हो हर सफलता। गुरु में है मधुरता, गुरु में निश्चलता, गुरु का आशीर्वाद हो तो पक्की हो हर सफलता। मैं आज के इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री बनवारी लाल जी पारिक जी का, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फतेहनगर, उदयपुर, राजस्थान से, बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर एवं उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सर, बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरोला सर, आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी रक्षिता गोस्वामी और आज के इस कार्यशाला का अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी जागृति बुटौला। मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व नमन करती हूँ और
सर जी का सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे संचालन करने का मौका दिया। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आज के मैं इस स्वामी कक्षा 6 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल से आमंत्रित करना चाहती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो दीदी, लगता है किसी कारणवश वो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो आज के इस कार्यशाला के प्रतिभागियों को मैं आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम मेरे साथ है मेरी बड़ी दीदी श्रुति सिरोठिया। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, मैं बीना पांडे को सादर नमन करती हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में सभी के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से पाठ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें उन्होंने बताया है कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन 1398 में काशी में हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया था और कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति कालीन निर्गुण संत प्रमुख कवि रचनाएं मुक्तः कवि ग्रंथावली में संग्रह है, बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इस पाठ में उन्होंने आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। तो जो पद है वो कुछ इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो क्लास में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलेयू पल भर की तलाश में, कहे कभी सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो इसका अर्थ है कि परमात्मा तीर्थ स्थान, मंदिर, मस्जिद, कर्मकांड, ऊपरी दिखावा आदि में नहीं मिलता। हुए हैं, उन्हें बस सच्चे मन से जिज्ञासु बनकर खोजने की आवश्यकता है और कबीर जी के अनुसार प्रभु सच्चे खोजी को ही मिलते हैं। इसके लिए खोजी को आडंबर करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे बस सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना होता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन नितिन जोशी कक्षा 7 नानक मत्ता पब्लिक स्कूल से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भैया, मैं माफी चाहती हूँ। आपका माइक लॉक्ड है बेटा। आपकी माइक लॉक है बेटा, खोलिए माइक। आज सरस्वती को नमन करते हुए आदरणीय अभिभावकों व गुरुजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम नितिन जोशी है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मेरा कार्यशाला में आज पहला अवसर है। मुझे इसके लिए मेरे सहपाठी प्रेम जोशी ने प्रेरित किया है। तो आज जैसे कि पाठ्य पुस्तक कार्यशाला है, तो इसमें मैंने भी एक पाठ लिया है। तो मेरी पाठ्य पुस्तक का नाम है बसंत। पाठ का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। लेखक का नाम श्री मंगल सिंह सुमन। ये कविता पंछियों के लिए है। जो पंछी इसमें कहते हैं कि
हमें स्वतंत्र रहना है। और वो कहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद ना करो, हमें उन्मुक्त रहने दो, हमें उसमें पिंजरे में रहने की आदत नहीं है। तो इस पाठ के कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है। पहला, पिंजरा बंद, इसका अर्थ है पिंजरे में बंद। दूसरा है स्वर्ण संकला, जिसका अर्थ है सोने का बंधन। तीसरा है आकुल, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। चौथा है उन्मुक्त, जिसका अर्थ है आजाद। ये पाठ मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें आजादी की बात कही गई है और मुझे आजाद होना और करना दोनों पसंद है। पाठ का सार है, श्री मंगल सिंह सुमन जी ने अपनी इस कविता में पंछियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है। वे लिखते हैं कि पंछी को भले ही पिंजरे में सुख सुविधाएं मिलती रहें, लेकिन वह प्रकृति में स्वतंत्र उड़ने के लिए सदैव लालित रहेंगे। जब कभी उन्हें अवसर मिलेगा वह उड़ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई जतिन सती, कक्षा 4 से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। बाल पहरी के सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जतिन सती है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज जैसे कि सब अपना एक चैप्टर सुना रहे हैं, तो मैं भी अपना एक चैप्टर सुना रहा हूँ, जिसका मैं पढ़ा रहा हूँ, जो साइंस का विज्ञान का चैप्टर है। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर मतलब पदार्थ। तो अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं। एवरी डे यू सी मैनी थिंग्स इन यूर होम। हर रोज आप अपने घर में देखते हैं, बहुत सारे थिंग्स देखते हैं, मतलब सामान देखते हैं। एंड इन यूर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, यानी चारों तरफ आप देखते हैं अपने चारों तरफ। सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल गैजेट, स्टेशनरी, व्हीकल्स, ट्रेन, वाटर, आइस, स्मोक, एक्सेट्रा आदि। आप ये सारी चीजें देखते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप। ये सारी थिंग्स, जो सामान हैं, ये किस चीज से बने होते हैं? अब मैं आपको ये बताता हूँ ये किस चीज से बने होते हैं। आप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स like plastic, steel, iron, paper, etc. Have you ever thought what all these things actually are? ये सारी चीजें होती क्या हैं? आपने कभी सोचा है? You must have noticed that all these things occupied some space surrounding to their space and size. These things are called matter. आपने कभी नोटिस किया है? आपने कभी सोचा है कि जो थिंग्स किसी चीज को मतलब जगह घेरती है, उस ऑक्यूपाई का मीनिंग ये होता है जगह घेरना। सम स्पेस जो घेरती हैं, उस जिसका शेप और साइज होता है। दीज थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। ये सारी चीजें मैटर होती हैं। अब हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम वेट इज कॉल्ड मैटर। जो चीज ऑक्यूपाई करती है, कुछ स्पेस लेती है, और जिस चीज का कुछ वेट होता है, वो मैटर होती है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी इनविजिबल पार्टिकल्स। जो मैटर होता है ना, वो भी किसी चीज से बनता है, बहुत छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। The smallest substance of molecules,
The smallest substance of matter is a molecule. जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल मैटर का वो होता है, उस वो मॉलिक्यूल होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल जैसे कि एक शुगर का एक क्रिस्टल है, वो शुगर का क्रिस्टल बहुत सारी शुगर की मॉलिक्यूल से बना होता है. ऑल मैटर की 3 टाइप होते हैं. पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अब हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं. जो सॉलिड होता है, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. जैसे कि हम ये आइस ले सकते हैं, ये बहुत आप देख सकते हैं कि जैसे लिक्विड में वो हिलती है, इनका एक फिक्स शेप है, आप देख सकते हैं आइस. बहुत टाइटली पैक्ड है ये आइस का. जो आप एक आइस का एक टुकड़ा लीजिए, वो इतना टाइटली पैक्ड होगा. दे डू नॉट मूव, ये मूव नहीं करता. जैसे हम लिक्विड को लेते हैं, लिक्विड को अगर हम थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो मूव ऐसे 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 करने लग जाता है. पर जो ये बर्फ होती है ये बिल्कुल हिलती नहीं है. सॉलिड हैज फिक्स शेप. जैसे सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, उसका हम से चेंज नहीं कर सकते. अब हम लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं. लिक्विड जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स, इसका सॉलिड का उल्टा होता है. उसके सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं. लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप. लिक्विड का जो शेप होता है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता. जैसे अगर हम एक बोतल में लिक्विड को भर लेंगे, जैसे जूस भर लिया हमने, ऑयल भर लिया, हम वाटर भर लिया, तो वो बोतल की शेप का हो जाएगा. अगर हम ग्लास में भरेंगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा. और अब हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं. गैसेस मॉलिक्यूल इज गैस आर वेरी लूजली पैक्ड. जैसे ये वाटर के लिक्विड के उससे सॉलिड से थोड़ा सा कम वो कहते हैं लूजली पैक्ड होते हैं. पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत वेरी वेरी लूजली पैक्ड होते हैं. फ्रॉम ईच अदर एयर मिक्स ऑफ मैनी मेन गैसेस वी कैन फिल एयर इन अ बैलून. जैसे कि इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता. अगर हम इसे बैलून में भरेंगे तो बैलून का शेप ले लेगा. अगर हम फुटबॉल में भरेंगे तो फुटबॉल का शेप ले लेगा. ये जैसे कि वाटर होता है, वाटर किसी भी चीज का शेप ले लेता है. जैसे कि मैंने इस गिलास में वाटर भर दिया तो इसने इस ग्लास का ही शेप ले लिया. ऐसी ये वो होते हैं. तो और गैसेस का भी फिक्स शेप नहीं होता. दे टेक द शेप ऑफ. तो जो ये अब मैं आपसे इसके कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. बहुत टाइटली पैक्ड कौन सी चीज होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है? सॉलिड. 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 आंसर. लिक्विड लूजली पैक्ड कौन सी चीज होती है? गैस होती है, सॉलिड होती है या लिक्विड होती है? लिक्विड. गैस. करेक्ट, लिक्विड. अब हम पूछते हैं गैस. थैंक यू. जी, हमारे सह शिक्षक भाई की बहुत अच्छी प्रस्तुति थी. जतिन जी, आपने हमें मैटर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और बहुत सारी चीजें बताई हम लोग को. तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई पंकज जी को. भैया, क्या आप उपस्थित हैं? पंकज भैया. सुबह की किरणें प्रस्फुटित होती,
सुबह की किरणें प्रस्फुटित होती जैसे आकाश है, वैसे ही आपके आगमन से यहाँ फैला नया प्रकाश है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री आकाश सासो सर जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आयुषी। आज बाल प्रहरी के 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बनवारी लाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय रक्षिता और कार्यक्रम का मैं प्रिय अध्यक्ष और बहुत बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आयुषी। आज कल की भांति ही पाठ वाचन कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन पाठ भी साइंस का उत्कर्ष द्वारा सभी को पढ़ाया गया और निश्चित रूप से जब अभिव्यक्ति के उस कौशल बच्चों के अंदर आ जाता है तो बेहतरीन रूप से पाठ पढ़ा सकते हैं। बहुत ही एक अभिनव प्रयोग यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी उदय किरोला जी का। बच्चों से शिक्षण कराना वास्तव में यह भी एक कला है, एक कौशल है। ये जरूरी नहीं होता कि जो बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है बहुत अच्छा शिक्षक भी बन सकता है, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी बेहतरीन शिक्षक बन जाते हैं तो निश्चित रूप से सीखने सिखाने की पद्धति बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, बच्चों की समझ का विकास होता है और शिक्षण जैसा पुनीत कार्य, पवित्र कार्य कोई दूसरा नहीं। शिक्षण एक ऐसा है सवैतनिक समाज सेवा के रूप में देखा जा सकता है, जहां आपको वेतन भत्ते भी पर्याप्त मिलते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप बहुत बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। और समाज को आगे बढ़ाना है तो अच्छे शिक्षकों को आगे आना होगा। शिक्षण के साथ साथ समाज को मार्गदर्शन करना होगा, तभी समाज आगे बढ़ सकेगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा और निश्चित रूप से हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, पुस्तकों को अपना मित्र बनाएंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप में जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है और निश्चित रूप से बाल प्रहरी के माध्यम से समाज को जो ये अवदान है, योगदान है उदय किरोला जी का, अविस्मरणीय है। शिक्षकों का, अभिभावकों का और बच्चों का जितना अप्रतिम सहयोग इस कार्यक्रम को मिल रहा है वही दर्शाता है कि 600 पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अधिकतम अगले 1.5-2 माह में हम उसे प्राप्त भी कर लेंगे। प्यारे बच्चों, बेहतरीन इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। ज्ञान के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर जीवन में तो आपको सफलता मिली जाएगी, लेकिन जो जीवन में बेहतरीन इंसान नहीं बन पाया वो कुछ नहीं बन पाया। समाज को आगे बढ़ाने के लिए व्यसन मुक्त नागरिक, सच्चरित्र नागरिकों की जरूरत होती है। यदि आप ऐसा बनने में सक्षम रहे तो निश्चित रूप से न केवल समाज, समुदाय बल्कि राष्ट्र के लिए भी बहुत उपादेय सिद्ध होंगे और बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं का उद्देश्य भी पूरा होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को शुभाशीष देते हुए, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए और अंत में एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जब श्री आकाश सरस्वत सर जी जैसे सत्य शिक्षक हम जैसे शिक्षकों का उत्साहवर्धन व मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर। तो इसी क्रम में मैं आज के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई नवनीत रावत को आमंत्रित करती हूँ। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए, मेरा नाम नवजीत सिंह रावत है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओरछा टिहरी उत्तराखंड है। परम सम्मानित की कार्यशाला के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान बनवारी पारिक सर जी, विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी रक्षिता जी, अध्यक्ष मंडल के सभी सदस्य गण श्रीमान आकाश और सर जी, उपराज्य परियोजना निदेशक देहरादून उत्तराखंड श्रीमान श्याम पलट पांडे सर जी, विशिष्ट साहित्यकार पूर्व आयकर आयुक्त अहमदाबाद गुजरात श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खानों मध्य प्रदेश श्रीमान उदय किरोला सर जी, बागबैरी संस्थापक अल्मोड़ा उत्तराखंड परम श्रीमती सूरी भारती मैम जी, प्रधान अध्यापिका से राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओरछा मंच पर उपस्थित सभी गण मान्य जन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सत सत नमन। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको पाठ्य पुस्तक हिंदी से प्रथम पाठ जब्बर जब्बर बारह वाले, इसके रचयिता श्री कल्पना सिन्हा जी है। इस पाठ के शब्द इस प्रकार है: जब्बर जब्बर घने लंबे, कुबड़ उभरा हुआ पेट, शैतानी शरारती, जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान, झूम झूम कर काले बाल, कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। इस पाठ में कवि ने बादलों का वर्णन किया है, जैसे घने लंबे बालों, बादल, गुब्बारे जैसे गालों वाले बादल, जोकर जैसे तोंद फुलाए हुआ, ऊँटों के कुबड़ जैसे अर्थात उभरे हुए टेढ़े बेड़े बादल है, तो कुछ परियों के जैसे है, शेरों की तरह मतवाले बने हुए आपस में टकराते। आपने बादलों की टकराने की आवाज तो सुनी ही होगी आकाश में। धन्यवाद जी। मैं अपने माननीय शिक्षक महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम से वो बच्चों को थोड़ा धीरे पढ़ाएं, अन्यथा को समझ में नहीं आएगा। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई ऋतिक सिंह को। भैया क्या आप उपस्थित हैं? भैया क्या आप उपस्थित हैं? तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर जी ओजस्वी जी पांडे सर, मेरी आवाज आ रही है? पांडे सर आवाज आ रही है। जैसे जी का नेट चला गया, आप आगे का संचालन करना दो। चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मंत्रिता शर्मा जी हमसे जुड़ी हैं क्या? मंत्रिता जी, मान्यता त्रिपाठी जी, प्रिंस जोशी जी, यशस्वी कक्षा 3 गौरीगंज उत्तर प्रदेश। जी सर मैं उपस्थित हूँ। जी स्वागत है। क्या सर आपकी आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आज शिक्षक कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। मैं
मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वह बहुत आसान होती है और वह हमारी मातृभाषा भी है। तो चलिए हम जानते हैं अब संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति मतलब किसी भी इंसान के नाम को, वस्तु मतलब किसी थिंग मतलब किसी चीज के नाम को, किसी स्थान मतलब किसी जगह के नाम को, किसी भाव, किसी इमोशन के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के ये बोल भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी विशेषण, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी देते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सूरज, चांद, ताजमहल, दिल्ली, गोदान, लाल किला, भारत, महात्मा गांधी और कई। तो अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते। जैसे फल, फूल, सब्जी, नगर, नदी, पर्वत आदि। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, मन के भाव या अवस्था का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, दुख, सुख, अहिंसा, दया, क्षमा आदि। अब हम जानेंगे एक समूहवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जुलूस, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, झुंड, सेना, जनता आदि। अब हम जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कोयला, पानी, दूध, अनाज आदि। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया? अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपका आज का होमवर्क है कि आपको संज्ञा की डेफिनेशन लर्न करनी है और उसके भेद लर्न करने हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद यशस्वी जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। अल्फाज तो नहीं है मेरे पास अब कहने को, पर आप जैसे अतिथि जिस प्रांगण में पधारे हो, उस कार्यक्रम में लग जाते हैं चार चांद। तो मैं इन पंक्तियों के साथ बाल पहली के संरक्षक श्री श्याम परेश पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद प्रिय ओजस्वी। पहले आप मुख्य अतिथि को आमंत्रित कर लें। मुख्य अतिथि को आमंत्रित करिए। जी सर। इस खूबसूरत शाम में शामिल होके इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए और उसमें चार चांद लगाने के लिए और अपना अमूल्य वक्त हमें प्रदान करने के लिए और उनका अपना अमूल्य वक्त प्रदान करने के लिए मैं आपके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बनवारी लाल पारिक जी को आमंत्रित करती हूँ।
संभवतः पारिक साहब नहीं दिख रहे हैं सर। पांडे सर। हाँ, लग रहा है कि वो, हाँ मैं ठीक है, मैं बोलता हूँ जी। बहुत बहुत बधाई सुंदर संचालन के लिए कुमारी ओजस्वी को, और कक्षा 5 की छात्रा है गौरीगंज अमेठी से, पहले भी संचालन कर चुकी। ये संचालन का कौन सा अवसर है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका संचालन हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ, त्रुटिहीन और रोचक होता है। बड़ी स्पष्टता होती है उनके संचालन में। मैं उनके कुशल संचालन के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं अनुरोध करूंगा कुमारी ओजस्वी जी के से हुए मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। कुमारी ओजस्वी जी। जी धन्यवाद सर। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को सौरमंडल के विषय में बताने जा रही हूँ। तो आज हमारी क्लास का नया पाठ है सौरमंडल। तो आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे और सौरमंडल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं, जिनके रंग इन ग्रहों पर उपस्थित तत्वों के कारण भिन्न भिन्न हैं। इन ग्रहों के रंगों को आसानी से याद करने की एक ट्रिक भी होती है, वो बहुत इजी ट्रिक है। तो आज हम सब इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे सौरमंडल के बारे में। वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम कल की क्लास में जानेंगे। तो अभी के लिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। तो सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। सौरमंडल परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, शुद्ध ग्रह और धूमकेतु आते हैं। सूर्य के इनके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी से इनकी दूरी 145 लाख किमी है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट और 18 सेकंड लगते हैं। तो इस पैराग्राफ में अब तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं और सौरमंडल में सूर्य सबसे बड़ा तारा है और सौरमंडल के परिवार में उनका नेट चले गया सर, ओजस्वी जी का। लगता है कि ओजस्वी जी का नेट चला गया है, तो मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। आज हमारे 10 प्रतिभागियों को प्रतिभा करना था और ये शिक्षण कार्यशाला का दूसरा दिन है, दूसरा सत्र। अनेक प्रतिभागी नेट की बाधा के कारण नहीं प्रतिभाग कर पाए, लेकिन जिन्होंने प्रतिभाग किया आज वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए। मैं ये कह सकता हूं कि कल भी इस कार्यक्रम को मैंने पूरा देखा, आज भी देखा, और आज का कार्यक्रम कल के कार्यक्रम से बहुत अच्छा है, बहुत आगे। और नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस बच्चे ने मैटर के बारे में बताया, सॉलिड, गैस, लिक्विड, और जिस ढंग से स्पष्ट किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ। क्योंकि ये विज्ञान का विषय और विज्ञान में खूब तैयारी करके, मेरे ख्याल से कक्षा 2 या 3 में ये पाठ है। ये पाठ मैंने अपने पोता पोती को ही पढ़ाया है, स्वयं पढ़ाया है, इसलिए से मुझे पूरी जानकारी इस पाठ। बहुत सुंदर ढंग से ये पाठ बताया, पढ़ाया यहाँ पे बच्चों को। और किसी बच्चे ने
बादल कविता के बारे में बताया, जो कल्पनाथ जी की कविता है, जब्बर जब्बर वालों वाले, गोरे गोरे गालों वाले। और कुमारी यशस्वी ने संज्ञा के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ाया, उसके भेद बताए, उदाहरण बताए। और देखा जाए तो अगर बच्चे उतना याद कर लें, उतना सुन ले, तो अपने आप में पर्याप्त हो जाता है। तो आज जिन प्रतिभागियों ने शिक्षण कार्यशाला में अपने अपने पाठ पढ़ाए, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उसमें कविताएं भी हैं, व्याकरण भी है, विज्ञान भी है और बहुत सारी चीज। और आजकल विज्ञान पर जोर है, इसलिए विज्ञान के पाठ को लेना और उसे इतनी अच्छी तरह पढ़ाना, ये बहुत ही काबिल तारीफ। और सौरमंडल के बारे में हमारी संचालक कुमारी ओजस्वी ने बताया, जितने देर जुड़ी रहे, बहुत सुंदर जानकारी सौरमंडल के बारे में। से सौरमंडल का तारा, सूर्य एक तारा है, 8 ग्रह हैं, तमाम उपग्रह हैं और सब एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बंधे हुए, सब घूम भी रहे हैं, अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं और वो आगे बढ़ भी रहे। तो सौरमंडल का विषय सबसे रोचक विषय, बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ाया। मैं हमारी ओजस्वी को जितना उन्होंने शिक्षण किया उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और यह पाठ उनकी पाठ्य पुस्तक में है, मैंने इसे पढ़ा भी है और बड़ी सुंदर जानकारी देता है, लेकिन कुछ चीजें हमें याद करके रखनी होती। बहुत बहुत हार्दिक बधाई कुमारी ओजस्वी को सुंदर शिक्षण कार्य के लिए। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी अक्षता गोस्वामी है, जो नेट की बाधा को ये समझे, उनके प्रति बहुत बहुत उनको जब भी जुड़ेंगे, पाठ पढ़ाएंगे, कक्षा हमारी जागृत जुटा करती है, जो कक्षा में छात्रा पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। और अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा, आपको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ प्रस्तुत के लिए। और आपको अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देना है और प्रस्तुत भी देना। आदरणीय श्री हरिलाल आचार्य उदयपुर से। और नेट की बाधा की वजह से जुड़ नहीं पाए। और जैसा किरोला जी बता रहे थे, क्रिएटिव टीचर हैं और किरोला जी से पिछले 20-25 सालों से परिचित हैं, घनिष्ठ संपर्क में। नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा और जुड़ेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में अपने निदेशक और शिक्षक आदरणीय आकाश सरस्वती और उन्होंने ये किरोला जी का अभिनव प्रयोग, सचमुच अभिनव प्रयोग है। और धीरे धीरे बच्चे इसको करते करते बहुत अच्छा पढ़ाने लगे। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और शिक्षा के महत्व को, शिक्षक के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि शिक्षण सवैतनिक समाज सेवा का कार्य, इससे बड़ा समाज सेवा का कार्य कोई नहीं हो सकता। हम बच्चे के जीवन का निर्माण करते और शिक्षण के साथ हमें समाज को भी सुधारना होगा। और बच्चों को तो पुस्तकों को अपना मित्र बना लेना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से तक पुस्तक भी बच्चे पढ़ें, क्योंकि जीवन में पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं हो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अंततोगत्वा आप खूब पढ़ाई करें, अच्छे नंबर ले आए, आगे बढ़ें, सफलता प्राप्त करें, लेकिन ये मत भूलें कि आपको
एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना है, व्यसन मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देना। मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जुड़ते हैं। आज भी जुड़े हुए हैं, अपनी सुंदर सुंदर टिप्पणियों से बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, बच्चों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। और देखिए, अब मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे सामने भी टिप्पणी आ गई। टिप्पणी आने पे मन हर्षाकुल हो जाता, हर्षाकुल कर देने वाली टिप्पणियां, उत्साह बढ़ाने वाली। और उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। आज तो समय ही समय है, वो आशीर्वचन देते हैं और अपने आशीर्वचन में वो नई नई बातों का विश्लेषण देते हैं, नई नई खोजों के बारे में बताते हैं, तथ्यों के बारे में बताते हैं। मैं यूट्यूब पे बहुत आभार। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक, उनमें प्रसिद्ध कहानी लेखिका आदरणीय सुधा भार्गव मैडम, जो संभवतः अभी अमेरिका में है, वहां से जुड़ी हुई है, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय शिप्रा मैडम, आदरणीय प्रतिभा यादव मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक और विदेशी आज सब प्रतिदिन जुड़ते हैं, जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनमें चार चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, और हम आपके जुड़ाव से ऊर्जास्वित महसूस करते हैं। आप में ऐसे विद्वान हैं जो सुंदर सुंदर टिप्पणियां भी करते हैं, मनभावन टिप्पणी। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य होता है। आज ये अभिभावक जुड़े हुए हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ा। और जो बच्चे इतना सुंदर शिक्षण कार्य किया, जिन बच्चों ने याद करके शिक्षण कार्य किया अपने पाठ को, वो बिना अभिभावकों के सहयोग की संभव नहीं। अभिभावक ही बच्चों को स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप जैसी चीजें, आधुनिक चीजें मुहैया कराते हैं, उन्हें एकांत कक्ष भी देते हैं, तो कार्यक्रम को ज्वाइन करके और अपनी प्रस्तुति से। तो अभिभावकों की सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रम के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरौला जी, जो ऋषियों का सजीवन प्रातः 4 बजे उठकर 11 बजे तक कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते रहते हैं। नई नई सूची तैयार होती रहती है और नए नए विषयों की खोज होती है, और बच्चों को जोड़ते हैं। आज कुछ नए बच्चे भी जुड़े। एक बच्चे ने बताया कि वो पहली बार जुड़ रहा है, क्रमांक पर नितिन ने बताया कि वो इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़े। ऐसे बच्चे, नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे, और किरौला जी उन्हें जोड़ते जा रहे। मैं किरौला जी के प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी ओजस्वी जी को सौंपता हूँ। ओजस्वी जी, कृपया आप आगे का संचालन। कुमारी ओजस्वी जी। जी, आपका सादर आभार सर। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन जागृति बुटाला को, जो सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर से हैं। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं जागृति बुटाला, कक्षा 9 की छात्रा।
आज की शिक्षण कार्यशाला में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से आप सभी के साथ जुड़ी हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री बनवारी लाल पारेख जी और विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी रक्षिता गोस्वामी और आज की संचालक कुमारी ओजस्वी तथा सभी मेरे बड़े आज की शिक्षण कार्यशाला में अपना जो मेरा मनपसंद पाठ है, मेरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा जी एक बहुत ही महान कवयित्री और मतलब उन्होंने हिंदी साहित्य में पद्य और गद्य दोनों ही विधाओं में बहुत सम्मान प्राप्त किया था। इसीलिए मुझे पाठ भी पसंद है क्योंकि इसके जो थी, मुझे भी कविताएं बनाना बहुत पसंद है। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था 1960 में हुआ था उत्तर प्रदेश में और उन्होंने इस पाठ में अपनी कुछ किस्से बताए, अपने बचपन के कुछ किस्सों के बारे में बताया है। तो ये पाठ एक संस्मृति है। तो उन्होंने पाठ की शुरुआत में बताया है कि उस समय की परिस्थिति कैसी थी। उस समय लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। उस टाइम लड़कियों की समाज में अच्छी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन महादेवी वर्मा जी के परिवार में ऐसा नहीं था, बल्कि महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो उनके कुल में 200 वर्ष बाद हुआ था, वो भी जब उनके घर वालों ने दुर्गा पूजा करवाई थी। उनकी जो कुल देवी थी वो दुर्गा माँ थी और उनके जब दादी और उनकी माँ ने वहाँ पूजा करवाई, इसके कारण महादेवी वर्मा जी उत्पन्न हुई। इसीलिए महादेवी वर्मा जी को किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। वो नहीं जानती थी कि बाहर लड़कियों की परिस्थिति कैसी है। वहाँ लड़कियों को पढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता था बाहर, लेकिन महादेवी वर्मा जी के घर का जो माहौल था, वहाँ उनकी माँ हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी बोलती थी। मतलब हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की भाषा बहुत अच्छी तरीके से बोल लेती थी। उनके जो पापा थे वो उर्दू फारसी बोलते थे, लेकिन उन्होंने उर्दू फारसी में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने हिंदी सीखी और संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखी। लेकिन जब मौलवी साहब उनको उर्दू फारसी सिखाने आते थे तो वो चारपाई के नीचे घुस जाती थी। इस कारण वो उर्दू फारसी भी नहीं सीख पाई और उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं थी उर्दू फारसी सीखने में। तो उन्होंने उनकी माँ से हिंदी और संस्कृत सीखी और फिर वो अपना दूसरा किस्सा इस प्रकार प्रवास में रहती थी। तो वहां पे उनकी मुलाकात जो उनकी एक सीनियर थी सुभद्रा कुमारी चौहान, शायद आपने बहुत लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक कवित्री हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान से जब उनकी मुलाकात हुई, जो कि उनकी सीनियर थी, वो देखती थी कि सुभद्रा कुमारी चौहान कविताएं लिखती थी और उनको देख देख कर महादेवी वर्मा जी का भी कविताएं लिखने का मन हुआ। अब छात्रावास में वो छुप छुप कर कविताएं लिखती थी। एक दिन अचानक से सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कविताओं के बारे में पता चल गया और जैसे ही उनको उनकी कविताओं के बारे में पता चला तो उन्होंने महादेवी वर्मा जी का हाथ पकड़ा और पूरे छात्रावास में उन्हें इस तरह घुमाने लगी और ऐलान करने लगी कि यह छोटी बच्ची कविताएं लिखती है जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया हो। ऐसा महादेवी वर्मा जी को लग रहा था।
लेकिन वो तो सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी प्रशंसा कर रही थी और पूरे छात्रावास में उन्होंने खबर फैला दी कि वो कविताएं लिखती है। फिर ऐसे ही करके उनके बीच दोस्ती होगी और फिर महादेवी वर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान कविताओं में तुकबंदी करने लगे। उस समय तो उन्होंने अपनी कविताएं उनकी कविताएं स्त्री दर्पण में छपने लगी और वो अनेक बाल कवि सम्मेलन में भी जाने लगे। जब वे वहां जाते तो वो दोनों बेसब्री से अपना नाम, जब उनका ऐलान होता था उनके नाम का, तो वो बेसब्री से अपने नाम का ऐलान सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे और वहां से उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। एक दिन उस समय गांधी जी थे तो एक दिन वो उनके छात्रावास में आए। महादेवी वर्मा जी को एक पदक मिला था, तो जब गांधी जी ने उनसे कहा कि क्या तुम यह पदक देश हित के लिए दोगी, तो महादेवी वर्मा जी ने खुशी खुशी वो पदक गांधी जी को दे दिया देश हित के लिए। फिर इसी क्रम में वो अपना एक और किस्सा सुनाती बचपन का। जब वे अपने घर में रहती थी तो उन्हीं के बगल में जोवारा की बेगम साहिबा का घर था, तो वहाँ बेगम साहिबा रहती थी और उनके बगल में महादेवी वर्मा जी रहते थे। तो जब उनके बीच में कोई, जैसे कि वे एक दूसरे से बहुत अलग धर्म के थे, फिर भी उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वो उनका जो संबंध था वो एकदम पारिवारिक था, तो उनके बीच में कोई भी भेदभाव की भावना नहीं थी। इसीलिए जो बेगम साहिबा का बेटा था वो महादेवी वर्मा की माँ को चच्ची जान कहता था और महादेवी वर्मा बेगम भाई के पुकारती थी। साहिबा मोहम्मद के हरे रंग के कपड़े भी बनवाती थी। और अब लेखिका का छोटा भाई हुआ तो बेगम साहिबा ने ही उनका नाम भी रखा मनमोहन, और इसी नाम से जो मनमोहन थे यानी कि लेखिका के भाई, वो जम्मू कश्मीर के वाइस चांसलर भी बने। और जब रक्षाबंधन होता था तो जब तक बेगम साहिबा का लड़का लेखिका से राखी नहीं बंधवा देता था तब तक बेगम साहिबा उसे निराहार रखती थी और उसे निराहार यानी कि उसे कुछ भी खाने को नहीं देती, निराहार रखती थी। और इसी तरीके से पाठ का अंत होता है। इस तरीके से उन्होंने अपने बचपन के महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ में अपने बचपन के कुछ किस्से बताए थे और पाठ के कुछ शब्द कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला पदक। पदक यानी सोने और चांदी का कोई वस्तु जो कि पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। निराहार यानी कि बिना कुछ खाए पिए। और इसमें एक और शब्द आया था वाइस चांसलर। वाइस चांसलर मतलब कुलपति। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। तो अब मैं इन पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ। अल्फाज तो नहीं है मेरे पास अब कहने को, अल्फाज तो नहीं है अब मेरे पास कहने को, पर आप जैसे अतिथि जिस प्रांगण में पधारे हूँ, उस कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। तो मैं इन पंक्तियों के साथ आज के मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका माइक म्यूट है। सर, आपका माइक म्यूट है। आरिफ सर, माइक अनम्यूट करने के लिए नीचे आइकॉन को टच कीजिए, चालू हो जाएगा।
हार्दिक सर का मैसेज है ओजस्वी जी कि वो अभी जयपुर उदयपुर ट्रेन में है, इसलिए वो जुड़ नहीं पाएंगे। आप नेक्स्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, उनका आभार व्यक्त कीजिए। जी सर, आपका सादा आभार। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ आज के छूटे हुए साथियों को। सर्वप्रथम मेरे बड़े भाई पंकज जी, भैया क्या आप उपस्थित हैं? पंकज भैया, लगता है वो किसी कारणवश अभी उपस्थित नहीं है। तो इसी क्रम में मेरे बड़े भाई ऋतिक सिंह, भैया क्या आप उपस्थित हैं? इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 4 से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी नमस्ते, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा के चरणों में नमन करती हूँ और मेरे समक्ष उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं वरिष्ठ अभिभावकों को नमस्कार करती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से शुरू कर लीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक का अपनी पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 5। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हमारा ब्रह्मांड। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसे हम धरती माता कहते हैं। हमारी जो धरती है उसके ऊपर आकाश है। हम रात्रि के समय चमकते हुए तारों को देखते हैं और ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब हम सोचते हैं कि सूर्य कोई मतलब कुछ लोग, मैं शायद सोचते हैं नहीं सोचते, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ लोगों के मुझसे सुना है कि बोल देते सूर्य एक ग्रह है। तो उन्हें अगर बताऊं तो सूर्य जो है वो एक तारा है। अब हम आ जाते हैं सूर्य की ओर। तो जो सूर्य होता है वो गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा सा गोला है जो हमारी जो पृथ्वी है उसे मतलब उसको तापमान देता है और जो अन्य ग्रह हैं बहुत सारे उन्हें चमक देता है। सूर्य जो है वो जब हम सुबह के 4 बजे, मतलब एक अंदाज बता रही हूँ, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम होता है वो होता है उष्णकाल। जब सूर्य उषा काल सही, जब सूर्य की जो किरणें होती है मतलब वो हल्की हल्की आती है। मतलब उस वक्त तो खैर बिल्कुल ही नहीं आती, फिर धीरे धीरे जब आना शुरू होती है तो आती जाती है, तो प्रातः काल शुरू होता है। और उसके बाद जब ठीक जो सूर्य होता है वो हमारे एकदम सिर के ऊपर रहता है, उसे हम दोपहर भी कहते हैं और मध्याह्न काल भी कहते हैं। और जो सूर्य होता है वो हमें प्रकाश देता है। एक बार और बता रही हूँ, सूर्य हमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों देता है। सूर्य का प्रकाश प्राणी जीवन के लिए आवश्यक है। और अब जो पृथ्वी होती है, हमारी जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है और जो पृथ्वी का आकार है वो एक नारंगी की तरह गोल है। पृथ्वी जो होती है, जैसे सपोज मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, तो ये सूर्य के चारों ओर और ऐसे एकदम घूमती है और वो अपनी धुरी पे भी घूमती है। मतलब सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और उसकी जो अपनी धुरी होती है उसमें भी घूमती है। उसके बाद हमारी पृथ्वी पर कई सारे पहाड़, चट्टानें, नदियां, तालाब, मैदान तथा समुद्र हैं। इसका 3 भाग जल तथा 1 भाग थल है और पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु रहते हैं। ये मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो जो चंद्रमा है वो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के आसपास घूमता है। मतलब जैसे ऐसे देखिए, वो पृथ्वी के आसपास घूमता है। उसके बाद क्या होता है, वो सूर्य की परिक्रमा लगाता है। चंद्रमा और पृथ्वी की बहुत सारी मतलब परिक्रमा 28 दिन तक की पूर्ण होती है
और जब यह 15 दिन की अवधि कृष्ण पक्ष कहलाती है, क्योंकि एक वक्त आता है जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और जब उसे हम जैसे पूर्णिमा सुना होगा कि पूर्णिमा की आज कथा होनी है, तो वो जब 15 दिन हो जाते हैं तो एक 15 दिन होता है जिसके बाद कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या आती है, और दूसरा जो 15 दिन की अवधि होती है उसमें शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा आती है। तो चलिए अब मैं आपको ग्रहण के बारे में बताती हूँ। अभी भी हाल ही में ही आया था, थोड़ी मतलब नवंबर में। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए, मैं एक सेकंड इसे जला लेती हूँ। ये जैसे मान लीजिए कि अपना सूर्य है, तो जो सूर्य है एक सपोज मान लीजिए, तो इसके आसपास ऐसे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, और उसके बाद जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप। तो अब जब एकदम ऐसे वाली स्थिति आ जाती है घूमते घूमते, तब हो जाता है अपना सूर्य ग्रहण, मतलब एकदम जब सीधे आ जाते हैं, और जब ऐसे घूमते 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 और ये स्थिति आ जाती है, मतलब जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब होता है अपना चंद्र ग्रहण। और घूमते घूमते जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये हो जाता है सूर्य ग्रहण। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते। और बस एक छोटी सी बात और बताऊंगी कि एक छोटी सी कविता कहूंगी कि धरती सूरज चंदा तारे सब मिलके ब्रह्मांड कहलाते, और हमारा जो ब्रह्मांड है उसे मतलब प्राकृतिक चीजें और पृथ्वी जो है उसको मतलब ग्रेविटी है पृथ्वी में, तभी हम जो पृथ्वी से मतलब चिपके रहते हैं और पृथ्वी पर चलते हैं। नहीं तो जो मैं चंद्रमा में ग्रेविटी नहीं है, एक चंद्रमा का से बताऊंगी, उसमें हम उड़ रहेंगे और ऑक्सीजन में नहीं। हमारी जो पृथ्वी है उसमें ग्रेविटी है, जिसके कारण हम पृथ्वी से चिपके रहते हैं, लाइक मैग्नेट जो होता है वो लोहे से चिपक जाता है। बस आज के लिए इतना ही, इसे याद रखिएगा। धन्यवाद, और अब मिलेंगे अगली बार, इसकी आगे पढ़ेंगे। नमस्ते, धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। आपने आज हमें बताया कि ब्रह्मांड क्या होता है, और आपने हमें सबसे जरूरी बात ग्रहण के बारे में बताया। तो इसी क्रम में मैं आज की मुख्य अतिथि श्री बनवारी लाल पारिक जी को आमंत्रित करती हूँ। ओजस्वी जी, उनका मैसेज चैट बॉक्स पे है, आदरणीय बनवारी सर पारिक सर का। वो जयपुर उदयपुर ट्रेन में है और वो किसी निकटतम गमी में जा रहे हैं, तो वो जुड़ नहीं, उपस्थित तो है लेकिन वो ट्रेन में है, तो वो संपर्क में ऑन नहीं रहेंगे, ऑडियो नहीं खोल रहे हैं वो। जी माफ नेक्स्ट कीजिए। जी माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहती हूँ। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बड़ी बहन मान्यता त्रिपाठी को। दीदी आप उपस्थित हो? तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई फिर जोशी को। भैया क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं
पंक्तियों के साथ श्री अशोक कुमार नेगी सर जी को आमंत्रित करती हूँ। ना हर समुद्रों में मोती विद्यालय वाले बुड्ढे हैं। में मोती सदा मिलते हैं, ना हर मंजर में द्वीप सदा चलते हैं, ना हर मंजर में द्वीप सदा जलते हैं। पर जिनके खिलने में समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। तो मैं इन पंक्तियों के साथ श्री अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। जी ओजस्वी जी, आपकी प्रस्तुति, आपका संचालन बहुत बढ़िया रहा और आपने एक बार पुनः जो है आज संचालन के जो कौशल है आपका, उस पे कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपको कीप इट अप, कैरी ऑन कहता हूं। आज की बाल पैरी का 570वां ऑनलाइन कार्यक्रम है जो शिक्षण कार्यशाला के रूप में है दोस्तों, और इसमें आपको पाठ्य पुस्तक के प्री पाठ का शिक्षण आपके द्वारा किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बनवारी लाल पारीक जी, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फतेहनगर उदयपुर राजस्थान से। आप बाल पैरी से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और आज चूंकि आपने जैसा संदेश दिया है कि निकटतम पारिवारिक जो रिश्तेदार है उनके आकस्मिक असामयिक निधन से आप उदयपुर जयपुर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और गंतव्य पर हैं, लेकिन आपका बाल पैरी प्रेम, उसको मैं नतमस्तक करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं कि आप उसके बाद भी आप ये ऐसी मन स्थिति में भी बच्चों से आपका प्रेम और लगाव बना हुआ है। आप उनकी सभी प्रस्तुतियों को चैट बॉक्स पर भी रिप्लाई कर रहे हैं और आप जुड़े हुए, आपका बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि हैं रक्षिता गोस्वामी जी, अध्यक्षता कर रहे हैं जागृति बुटोला जी, और सुंदर संचालन कर रही ओजस्वी जी, और प्रतिभाग कर रहे हैं हमारे सभी दोस्त श्रुति जी, नितिन जी, जतिन जी, पंकज जी, नवनीत जी, ऋतिक सिंह जी, मंत्रिता शर्मा जी, मानिता जी, प्रिंस जोशी जी और यशस्वी जी। इसमें से 2-3 साथी जो हैं वो अभी हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो जल्दी जुड़ेंगे और अपनी शिक्षण कार्यशाला का जो पाठ है उसको प्रस्तुत करेंगे, ऐसी हम प्रतीक्षा में हैं। प्रिय दोस्तों, आज जो मेरा प्री पाठ का जो शिक्षण आपको शिक्षण कार्यशाला में किया जाना है, उसका जो संदेश है कि आपको पाठ्य पुस्तक का नाम अपने प्रस्तुत करते समय बताना है, पाठ का नाम बताना है, लेखक का नाम बताना है और ये क्यों पसंद है ये बताना है, और उस पाठ के कठिन शब्दों का भी यहाँ पे जिक्र करना है, और उसी के साथ आपको पाठ का जो समअप करना है उसका सारांश भी अपने शब्दों में मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है। इसमें काफी बच्चों ने अपनी 100% जो ऊर्जा का प्रयोग किया उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया, और आपने अपने पाठ को बहुत ही सक्रिय और वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का सहज प्रयास किया। इस सब प्रयास के लिए सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं बहुत सारी बधाइयां प्रेषित करता हूं, और उनको इसलिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में आप जब आप ये पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपके लिए एक जो कौशल है वो एक उपलब्धि बन के आ रहा है। क्योंकि जब आप पाठ प्रस्तुत करते हैं तो मैं देख रहा हूं कि जैसे अभी मंत्रिता जी ने जो पाठ प्रस्तुत किया, ओजस्वी जी ने जो पाठ प्रस्तुत किए, और भी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने जो पाठ प्रस्तुत किए, तो जो शिक्षण वास्तव में क्या एक कला होती है दोस्तों, लेकिन कम से कम समय में आप इतनी सारी विषय वस्तु को जब आप रखते हैं तो ये कमाल हो जाता है। कोई भी वास्तविक रूप से कोई शिक्षक अपनी कक्षा में इतने कम समय में इतनी सारी विषय वस्तु को
प्रस्तुत करना, उसको समेटना, उसको समअप करना, ये असंभव होता है। ये आप ही जैसे जादूगरी करने वाले कलाकार ऐसा काम कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि मंत्रिता जी ने हमारे आसपास में सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का, ग्रहों का और ग्रहण का जो अवधारणा है उसको समझ उसका विकसित करने के लिए प्रयोगात्मक सामग्री को भी लिया और ऐसा लग रहा था कि आप एक प्रयोगशाला में पहुंच गए हैं जहां आप पाठ को सटीक रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कम समय में आपने बताया है। ये अद्भुत है। ओजस्वी जी ने जैसे व्याकरण में संज्ञा के बहुत सारी चीजों को बता दिया और भी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपने जो पाठ प्रस्तुत किए उन पाठों में उत्कर्ष जी ने अपने पाठ को लिया या जितने भी बच्चे थे उन्होंने अपने पाठों को लिया तो अपनी पूरी ऊर्जा का यहाँ पे प्रयोग किया। तो उससे एक चीज तय हो गई कि आपके वो पाठ पक्के हो गए हैं। आपसे उन पाठों से संबंधित कोई प्रश्न होता है, कोई प्रयोग होता है, कोई उदाहरण होता है तो आप बगैर किसी बाद की तैयारी के अभी तुरंत त्वरित गति से उसके जवाब बना सकते हैं, उसका चित्रांकन कर सकते हैं, उसका माइंड मैप बना सकते हैं, उसके बारे में आप चलते फिरते बातचीत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए और हमारे लिए भी है, क्योंकि जब आप पाठ प्रस्तुत करते हैं तो हम कक्षा में यदि कोई हमारे जैसे शिक्षक साथी हैं वो जब देखते हैं कि कम समय में कैसे किसी पाठ को समअप करना है तो वो आपसे सीखा जा सकता है। ये बहुत ही अद्भुत प्रस्तुतियां हैं आपकी और इन सब प्रस्तुति की कलाकारी के पीछे आदरणीय उदय किरोला सर का गहन चिंतन, विश्लेषण और मनन होता है। वो बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से फोन लगा के चर्चा करते हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की मजबूती की ताकत देते हैं। उदय किरोला सर के लिए कोटिशय वंदन और अभिनंदन प्रेषित करते हैं। उनके ऋषिवत तपश्चर्या का परिणाम फलीभूत होने लगा है कि एक बच्चों के पास में अनेक विधाएं आ गई हैं। साहित्य की विधा हो, भाषा की विधा हो, लोक साहित्य की विधा हो, गायन की विधा हो, नृत्य की विधा हो, वादन की विधा हो, कोई उनको ड्राइंग तैयार करनी हो वो हो। तो व्यक्तित्व विकास के जितने आयाम हैं वो यहाँ पर निखर के प्रस्तुत होने लगे। ये अद्भुत है। आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का एक वरिष्ठ उद्बोधन और मार्गदर्शन जो बच्चों के लिए प्रस्तुतियों को रेखांकित करते हुए, टिप्पणियां देते हुए आता है। आप वरिष्ठ जनों का जो आशीष और स्नेह इस मंच को मिल रहा है उसके लिए शब्दों से कोई आभार उसका व्यक्त किया जाना संभव नहीं होता है, लेकिन चूंकि औपचारिकता होती है हम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। तो आपका अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनके लिए भी मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय सुधा भार्गव दीदी जो अमेरिका से, अभी देखिए वहां ऑड टाइम चल रहा और वहां वो निरंतर जुड़ी हुई हैं। ये भी अपने आप में बाल प्रहरी की जो सुगंध है वो पूरे अंतरिक्ष में, पूरे पृथ्वी और पूरे मंडल में फैल रही है, उसका प्रमाण है। तो ऐसे सभी साथियों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं और आज के कार्यक्रम में जितना भी शिक्षक साथियों का बच्चों को मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि शिक्षक जो चीजें बताते हैं उनका कॉपी में कहीं ना कहीं जो है बच्चों के स्वरूप में आती, तो शिक्षकों का जो प्रतिबिंब है वो बच्चों की प्रस्तुतियों में दिखाई देता है। क्योंकि आप जब बच्चे प्रस्तुत करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं शिक्षकों का, अध्यापकों का वहां पे रेखांकन
वहां पे उनका स्वरूप मौजूद होता है। हम भी जो है अपने शिक्षकों के क्लोन के स्वरूप में होते हैं, क्योंकि उनकी जो कैंडल की लाइट है उससे ही हम प्रदीप्त होते हैं और एक दूसरे से ये जो ज्ञान का प्रकाश है फैलता जाता है। वे सभी शिक्षक साथियों का भी आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हैं उनको मैं अनेक धन्यवाद के साथ और शिवरात्रि के साथ मैं सुंदर संचालन कर रही ओजस्वी जी को मंच सौंपता हूं और शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार ओजस्वी जी। शुभ रात्रि। जी सर, आपका सादर आभार। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य, सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य। आप सभी पत्नियों का पोषित हृदय स्नेह। और मैं इन पंक्तियों के साथ श्री उदय किरोला सर जी को यह मंच सौंपती हूँ। ओजस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मेरी आवाज आ रही है ओजस्वी जी? जी ओजस्वी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ जी, तो आपको सुंदर संचालन जी के लिए सर। बधाई। और आज सारे मित्रों ने बहुत अच्छा ढंग से अपने पाठ को आ रही प्रस्तुत सर किया। आपकी आवाज? जी, आज के इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। मैं सभी दोस्तों को बधाई देता हूँ। कुछ साथी नहीं जुड़ पाए। क्या कोई साथी ऐसे हैं जो किन्हीं कारण से पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ एक बार। कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और उनको पहले नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं। तो लगभग सभी साथियों का नंबर आ गया है। तो मैं सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए, आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा आगे भी, और सारे बच्चों को बधाई देते हुए आज के मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच बनवारी लाल पारिक साहब, यद्यपि जुड़ चुके थे, मेरी फोन पर बातचीत हुई, उनको संभवतः नेट वो लिंक तक नहीं पहुंच पाया। भेजा तो गया था लेकिन पहुंचा नहीं था उनको, तो उसके बाद भी वो जुड़े। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। तो कार्यक्रम को उन्होंने बताया कि उनकी ताई जी नहीं रही, ऐसा कुछ बता रहे थे, मेरे से फोन पर बातचीत हुई। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आपका इस कार्यक्रम को सहयोग मिलेगा और भविष्य में भी कल परसों हमारा 2 दिन ब्रेक रहेगा और आप सब अगले कार्यक्रम की सूचना शीघ्र डाली जाएगी। 1 से 5 तक खट्टी में हमारा ऑफलाइन कार्यक्रम है और संभवतः वहाँ नेट ठीक रहेगा, तो हम वहाँ जारी रखेंगे कार्यक्रम को। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। क्या आयुष जी हैं हमारे बीच बने हुए? आयुष जी? शुभ रात्रि सर। जी, आयुष जी बने हुए हैं क्या? आयुष जी?